हेलो स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और चूंकि एग्ज़ाम पास में है निमसेट का, तो मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन निमसेट मॉक या सीयूईटी मॉक या जो भी मॉक, जिस भी एग्ज़ाम के मॉक दे रहे हो, तो उनके स्कोर को कैसे बूस्ट करें। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ। मॉक में अपेयर तो हो जाते हैं लेकिन नंबर बहुत कम आते हैं। तो इस सेशन में हम लोग काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और एक कॉपी पेन उठा लो और सारे पॉइंट्स नोट कर लो। और ऑलमोस्ट सारी जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट फेस करता है ड्यूरिंग मॉक या ड्यूरिंग पढ़ाई, वो सारे की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हमने इंक्लूड करी हुई हैं। तो इसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई और भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे आकर के कमेंट करो। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जैसे काफी स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो जब तुम अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करोगे तो इट मींस तुम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हो, और उस प्रॉब्लम को जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारा माइंड फिर उसी तरफ फोकस करेगा और उसको तुम इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद तुम्हें अगर लगता है तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हुआ है तो जरूर से आकर के यहाँ पे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, जैसे हमें भी आइडिया लगता है कि किस तरह के पॉइंट्स स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन मॉक। तो टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे किस तरह से मॉक देना है, किस तरह से बेटर मार्क्स लाने हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अभी भी कई स्टूडेंट हैं, चूंकि अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 6 मंथ्स के आसपास बचा हुआ है निमसेट एग्जाम के लिए, तो अब बिल्कुल भी वेट मत करो। एटलीस्ट वर्स्ट कंडीशन में एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। अगर सिर्फ सिंपली पढ़ते जा रहे हो या वेट कर रहे हो कि दिसंबर और जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या मॉक अप्रैल और मार्च में देंगे, तो बहुत गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज निमसेट और सीयूईटी एग्जाम में एवरी ईयर एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारा कट ऑफ भी हाई होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि अगर तुम लोगों को आइडिया हो, 2019 में पेपर डिफिकल्ट आया था और उस समय जो एक ठीक ठाक रैंक आ गई थी, आउट ऑफ 1000 250 में ठीक ठाक रैंक आ गई थी। 2023 में पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं था लेकिन अबव एवरेज लेवल था, तो अप्रोक्सीमेटली 350 और 370 के ऊपर ठीक ठाक रैंक आई थी। तो ये स्कोर बढ़ता ही जा रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो इमीडिएटली टेस्ट सीरीज, कम से कम टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। जैसे कि आईएनपीएस की टेस्ट सीरीज है, तो हम लोग वीकली 2 मॉक कंडक्ट कराते हैं। जो मॉक होते हैं, सैटरडे को सीयूईटी का मॉक होता है, संडे को निमसेट मॉक होता है, और उसका लाइव डिस्कशन भी होता है, जहां पे प्रॉपरली सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए था, किसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, कहां पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और किस तरह से किस क्वेश्चन में ट्रैप बनाया गया था जहां पे अगर तुम अटेम्प्ट करने जाते हो तो अननेसेसरी बहुत टाइम लग जाता है। इसके अलावा वीक डेज में सारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, सिंगल टॉपिक के टेस्ट होते हैं, जिसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान होता है। और जो संडे या सैटरडे मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो पार्ट सिलेबस के होते हैं, होल सिलेबस के नहीं होते हैं। और अभी तुम्हें होल सिलेबस देने की जरूरत भी नहीं है, अनटिल तुम एक रिपीटर हो तब होल सिलेबस पे जा सकते हो। अदरवाइज अगर पहले बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो होल सिलेबस देने का अभी कोई सेंस नहीं है। सिर्फ पार्ट सिलेबस के ही मॉक टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दो, लाइक जैसे रीजनिंग का अलग मॉक दे दिया, एल्जेब्रा का अलग मॉक दे दिया। तो ये सारी फैसिलिटीज आईएनपीएस क्लासेस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट को हम लोग एक लाइव क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट सीयूईटी में, जैसे वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेट थ्योरी, इस तरह के कई सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हैं उनको एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिससे एक अच्छा खासा गाइडेंस मिल जाता है। और इन मेजर टॉपिक्स को तुम टेस्ट सीरीज के ही थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। तो डोंट वेट, बिल्कुल भी वेट मत करो और इमीडिएटली एटलीस्ट टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है कि अपना टेस्ट किस तरह से बेस्ट तरीके से दिया जा सकता है और स्कोर किस तरह से इंप्रूव करा जा सकता है। जैसे कि काफी बच्चे हैं, अगर मॉक दे भी रहे होंगे तो आई होप कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 1000 में 100 मार्क्स आ रहे हैं या 150 मार्क्स आ रहे हैं या 170 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि कोचिंग में अगर देखेंगे तो 100 ऑफ स्टूडेंट होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स 700 800 आ रहे हैं, और तुम्हारे 150 या 200 आ रहे हैं, तो
उसको लेके डिमोटिवेट नहीं होना है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अगर करते जाते हो, हर मॉक टेस्ट में अगर 5% भी इंप्रूव करते हो तो अभी 6 मंथ का टाइम है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और मेरा मानना है जो चीज स्टूडेंट भूल जाते हैं, तुम ऐसा नहीं कि अभी तुमने साल भर से या 6 महीने से 3 महीने से पढ़ाई स्टार्ट करी है, तुम ऑलरेडी नर्सरी क्लास से करीब करीब 14-15 साल से पढ़ते आ रहे हो। तो अगर कोई मॉक टेस्ट है, सपोज निमसेट का मॉक टेस्ट है, अगर तुम अपना फुल पोटेंशियल लगा दो तो कुछ नहीं तो वर्स्ट कंडीशन में तुम 150 से 200 मार्क्स सिर्फ अपने प्योर कॉमन सेंस से ला सकते हो। मैथ्स में हम मान सकते हैं कि मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हो सकता है नहीं पढ़े, लेकिन अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग इज अ प्योर कॉमन सेंस। अगर हमें करना क्या होता है, अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल लगा देना होता है उसमें 100%। तो कम से कम कोई भी स्टूडेंट हो जिसने अगर प्रिपरेशन नहीं भी स्टार्ट करी है तो ये बात इसको अप्लाई करके देखो, पूरा पोटेंशियल लगाओ, गिव अप मत करो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सेकेंड तक, तो भी तुम 150 से 200 नंबर बिना प्रिपरेशन करे ला सकते हो। मेन प्रॉब्लम आती है ओवर एक्सपेक्टेशन से, और काफी बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर रखी है, कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन फिर भी अभी भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करा है, टेस्ट से दूर भाग रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तुम ऑब्वियसली रेस के बाहर हो, रेस में विनर नहीं बनोगे, सेलेक्ट नहीं होगे इमीडिएटली। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी 6 मंथ है, तो बिल्कुल भी मॉक टेस्ट या पार्ट वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या पार्ट सिलेबस वाइज टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो उसमें जरूर अपेयर हो, बिकॉज वो प्रैक्टिस, वो रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इरेलीवेंट है। मार्क्स अगर तुम्हारे 1000 मार्क्स का पेपर है, सपोज कर लो तुम्हारे 100 भी आ रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुम उसमें अपेयर हो रहे हो, उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमने फर्स्ट टाइम रियल एग्जाम में ही उस चीज को एक्सपीरियंस करा तो ऑब्वियसली तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जैसा ऑन एन एवरेज, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज जैसा स्टूडेंट का मॉक में परफॉर्मेंस होता है उससे 10 से 15% स्कोर रिड्यूस हो जाता है रियल एग्जाम में, बिकॉज रियल एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। और मॉक टेस्ट में लगता है इस बार मॉक नहीं दिया या अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट मॉक दे देंगे, नेक्स्ट मॉक अच्छा कर लेंगे, और इस तरह से चीजों को हम टालते ही जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। जो भी मॉक हो रहा है, जितना तुम्हें आता है, तुमने नहीं पढ़ा हो सिलेबस कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना सिलेबस तुमने पढ़ा है, जितने क्वेश्चंस तुमने पढ़े हैं, उसको जरूर तुम अटेम्प्ट करो प्रॉपर्ली, उसमें पूरा 100% फोकस लगा दो। और दूसरी बात, जैसा हमने बताया, मॉक में या टेस्ट में स्कोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 40% तुम समझ लो मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है और 60% उसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो 60% पार्ट यूजुअली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सपोज कर लो तुम्हें वीक में एक मॉक देना है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम हर वीक एक मॉक दे, मतलब हर डे एक मॉक दे रहे हो। नंबर ऑफ मॉक से फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि उस मॉक की तुम एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और जिस समय तुम 2 घंटे के टाइम में जब तुम अपेयर हो रहे हो मॉक में, उस समय अपना फुल पोटेंशियल लगाया है कि नहीं लगाया है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जब भी हम मॉक में अपेयर होंगे अपना फुल पोटेंशियल लगाएंगे, जितनी भी हमारी नॉलेज है एज ऑन डेट वो पूरी वहां पे यूज करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, क्विट नहीं करेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। 4-5 क्वेश्चन लाइन से नहीं आते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि ये तुम पहला एग्जाम या पहला टेस्ट दे रहे हो, उससे पहले तुम 13, 14, 15 साल पढ़ चुके हो, तो ये काफी एक्सपीरियंस है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये होती कि लोग टालते जाते हैं उस चीज को, तो ये इस चीज को नहीं करना है। तो जैसा कि हमने बताया 40% पार्ट तुम्हारा टेस्ट देना है, मॉक देना है, और 60% उसकी एनालिसिस करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम एट द सेम टाइम एनालिसिस नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हफ्ते का टाइम है। पहले दिन संडे मॉक है सपोज कर लो, तो संडे तुम मैथ्स की एनालिसिस कर लो, मंडे तुम रीजनिंग की एनालिसिस कर लो, उसके बाद ट्यूसडे तुम कंप्यूटर और इंग्लिश इसकी एनालिसिस कर लो। लेकिन विद इन 1 वीक, विद इन 3 to 4 डेज पूरे मॉक की एनालिसिस कर लो, बिकॉज अगर मॉक की एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो ये इनकम्प्लीट है, कोई फायदा नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए हैं एक बार फिर से ट्राई करो, और ये एश्योर करो कि ये क्वेश्चन अगर दोबारा से आते हैं तो फिर सॉल्व होने चाहिए। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से टेस्ट में, मॉक में, एग्जाम में अपना स्कोर बूस्ट करा जा सकता है। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर सबने फॉलो करा, जो भी सुन रहे हैं, नोट कर लिया प्रॉपर्ली, तो मेरी गारंटी है कि अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो 30 से 40% तुम्हारा स्कोर बूस्ट होगा। और अगर ऐसा होता है तो जरूर
कमेंट सेक्शन में आके बताओ, इन्फॉर्म करो, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो कमेंट सेक्शन में। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं तो एक एक्यूमुलेट करके उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बूस्ट योर स्कोर इन मॉक। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। गिव ईच मॉक टेस्ट एज योर रियल एग्जाम एंड एट द रियल एग्जाम ट्रीट इट लाइक एज योर मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसको कैजुअली मत लो, उसको एज अ रियल एग्जाम दोगे तभी ये बिहेवियर तुम्हारा एग्जाम में ट्रांसफर होगा। और मॉक टेस्ट को तुम कैजुअली ले रहे हो, एज अ मॉक टेस्ट ले रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वो कैजुअल बिहेवियर तुम्हारा एग्जाम में भी ट्रांसफर होगा। और यहां पे सिर्फ मॉक टेस्ट देना और मॉक टेस्ट में नंबर लाना या नॉलेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहां पे तुम्हारा बिहेवियर, कि तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन में किस तरह से बिहेव करते हो, या क्या अपना फुल पोटेंशियल तुम दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। और ऐसा रियल एग्जाम में भी होता है कि जब तुम रियल एग्जाम के बाहर निकलोगे, एग्जामिनेशन के बाहर निकलोगे, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी आते थे लेकिन रियल टाइम में, एग्जाम के टाइम पे नहीं कर पाए। तो ये सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, याद कर लो, अपने वॉल पे लगा लो कि गिव ईच मॉक टेस्ट एज अ रियल एग्जाम एंड एट द रियल एग्जाम ट्रीट इट लाइक योर लास्ट मॉक टेस्ट। तो ये बहुत ईज क्रिएट करेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम रियल एग्जाम दे रहे हो। बिकॉज प्रॉब्लम यही आती है कि हम मॉक टेस्ट में वो प्रेशर फील नहीं करते हैं। अगर मॉक टेस्ट में भी तुम वो प्रेशर फील करोगे तो कुछ नहीं तो अपनी जो तुम स्कोर ला रहे हो उससे कुछ नहीं तो 20 से 30% इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है जिसको तुम बाहर नहीं लाना चाहते। तो ये स्लोगन अपने वॉल पे लगा लो। स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन से जो यूजुअली स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। सो स्टूडेंट, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के वही सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मॉक टेस्ट देते हैं तो मार्क्स नहीं आते हैं, या स्पीड मैनेज नहीं हो पाती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या यहां पे देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डू यू फील दैट यू आर गेटिंग लेसर मार्क्स देन यू डिजर्व। तुम्हें लग तो रहा था कि ये वाला मॉक बहुत अच्छा होगा, अच्छे से रिवाइज करा है, लेकिन जब मॉक देने बैठे तो हम हार मान गए, बीच में ही हमने मेंटली क्विट कर लिया। तो ऑब्वियसली जब अगर बीच में ही अगर तुम मेंटली क्विट कर रहे हो, फिजिकली बैठे हुए हो, तो ऑब्वियसली फिर मार्क्स उस तरीके के नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डू सम क्वेश्चंस दैट यू कुड नॉट सॉल्व ड्यूरिंग द टेस्ट इजीली कम टू यू आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि वो एग्जाम जब एग्जाम देते हैं तो वहां पे बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो हम बहुत रिग्रेट करते हैं कि यार ये क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसको तो बहुत आराम से कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड मैनेजमेंट, एक्यूरेसी मैनेजमेंट, क्यों हम जितना डिजर्व करते हैं उतना नंबर नहीं ला पाते हैं, क्यों ऐसे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन है वो स्किप हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट रीजन है जो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज से ही बिलोंग नहीं करते, तुम्हारे बिहेवियर से बिलोंग करते हैं। लाइक जैसे एक ईगो इशू भी आ जाता है, कई बच्चों के अंदर ईगो इशू आ जाता है कि यार ये चैप्टर तो हमने बड़ा अच्छा पढ़ा है, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमें बहुत अच्छा आता है, सारे क्वेश्चंस कर लेते थे, लेकिन एग्जाम में उस एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ईगो इशू नहीं होना चाहिए। जो भी टेस्ट दे रहे हैं, जो भी मॉक दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो प्योरली प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें ईगो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अपने बिहेवियर को बहुत ज्यादा शेप देना होगा। तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं सिर्फ तुम्हारे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, बहुत सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर टेस्ट करी जाती हैं। तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करा जाता है, तुम्हारे बिहेवियर को टेस्ट करा जाता है, वो सारी की सारी चीजें उस पेपर में दिखती हैं जो कि तुम एग्जाम देते हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। सो स्टूडेंट, स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को, अनलॉकिंग द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ साइकोलॉजिकली। तो आई होप ये बात सबको पता है, पढ़ना है, बहुत देर पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ये बात सबको पता है। लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट मिस करता है कि तुम्हें अपने आप को भी एक्सप्लोर करना है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्टैमिना है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकली चीजें डिफरेंट होती हैं, और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं कि तुम अभी साल भर से पढ़ रहे हो या 6 महीने से पढ़ रहे हो, ऑलरेडी तुम 12-14 साल पढ़ के आए हो,
तो तुम्हारे अंदर बहुत सारा नॉलेज है, खुद की नॉलेज जो तुम्हारे अंदर है उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपने बिहेवियर पे भी काम करना होगा, अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो टीचर ने पढ़ा दिया है या तुमने जो लेक्चर देख लिया उतना ही यूज करना है, तुम्हें अपनी भी थिंकिंग, अपना भी इंटेलिजेंस यूज करना है पेपर में। और इनिशियली थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर खुद पे बिलीव करोगे, खुद पे ट्रस्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर तुम देखोगे परफॉर्मेंस और स्कोर में एक अलग ही लेवल नजर आएगा। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। और दूसरी चीज क्या होती है, साइकोलॉजिकली जैसे हम लोग मॉक देना स्टार्ट करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है हमारी कि देंगे तो कम से कम 500-600 नंबर एटलीस्ट आने चाहिए, और आते हैं 150, 200, 250, तो डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और याद करो पास को, ऐसा नहीं तुम स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो कि हर ईयर या हर सेक्शन में, हर क्लास में, हर एग्जाम में तुम फर्स्ट आते थे, तुम 10 भी आते थे, 12 भी आते थे, 20th भी आते थे। हो सकता है कुछ लोग क्लास में लास्ट भी आते हो, लेकिन फिर भी उस चीज को कैरी करते थे। ऐसा नहीं कि हम बहुत खराब नंबर आए या सबसे लास्ट में रैंक आई तो तुमने स्कूल छोड़ दिया। तो अगर वो चीज वहां पे नहीं करी तो यहां पे भी बिल्कुल मत करो। लड़ते ही रहना है, कंसिस्टेंटली हमें स्ट्रगल करते ही रहना है। अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि मन हमेशा तुम्हें डेविएट ही करेगा। वो हमेशा तुम्हें मोटिवेट करेगा कि छोड़ो इसको, रहने दो, नेक्स्ट मॉक में करेंगे। लेकिन जो भी एट द प्रेजेंट चल रहा है, जो भी काम तुम्हें करना है, एट द सेम टाइम करना है। क्योंकि जिस समय तुम मॉक देने बैठे हो उस समय तुम कोई पढ़ाई नहीं कर सकते। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें ये सोचना है कि एज ऑफ नाउ जो भी हमारी नॉलेज है उसका हम बेस्ट यूज करें। और एक बार कोशिश करो, पॉजिटिव सोचो और अपना जो ट्रू पोटेंशियल है वो लाने की कोशिश करो पेपर पे, तुम देखोगे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी अपना स्कोर या अपना परफॉर्मेंस किसी भी दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। जो भी, चूंकि यहां पे कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई टीम वर्क नहीं होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही होता है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। और अगर हर मॉक में थोड़ा थोड़ा भी इंप्रूव करते जाओगे तो एग्जामिनेशन टाइम तक काफी बेहतर कर सकते हो। तो पूरा फोकस अपने आप करो। दूसरों के स्कोर पे फोकस कर रहे हो तो ये भी एक नहीं पढ़ने का बहाना है, क्योंकि उसको हम कुछ कर नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी कि हमें अपने आप को साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करना है। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम सिलेबस ही पढ़ते रह जाएं। और जैसा हमने बताया कि 60-70% पार्ट जो होता है वो तुम्हारा सिलेबस है। बाकी पार्ट कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम किस तरह से बिहेव करते हो, क्या तुम्हारा रिएक्शन होता है, क्या एक्शन होता है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, या कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तुम कैसे बिहेव करते हैं, कई बार इजी क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे, एक्साइटेड तो नहीं हो जाते हैं ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में। कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी गलत होते हैं, और ये बात तुम लोगों को भी पता होगी अगर मॉक दे रहे हो। तो बहुत ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, बहुत डिप्रेस भी नहीं होना है। तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना भी हमें सीखना होगा जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो अभी से स्टार्ट कर दो। अगर नहीं करी है तो बिल्कुल करो, और मॉक के स्कोर पे ना जाके सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि हमारा क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमारा इंप्रूवमेंट सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एज वेल एज साइकोलॉजिकली हमारा क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। कि हम पिछले मॉक टेस्ट में अगर हम इस तरह से बिहेव कर रहे थे तो ये बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर इस मॉक टेस्ट में तो कैरी नहीं हो रहा है। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी और इसको बिल्कुल अप्लाई करोगे, और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, पूरा भरोसा करो। और पूरे दुनिया में एक ही इंसान है जो तुम्हारी हेल्प करेगा, और वो तुम खुद हो। ये बात जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर होगा। और अगर आज समझ गए तो आने वाले एग्जाम में आई होप, आई विश कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। सो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट, स्क्रीन पे टॉपिक तुम लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, निमसेट एग्जाम, टाइम वर्सेस स्कोर, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो नॉर्मली एक स्टूडेंट के साथ या ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे 2 घंटे का निमसेट मॉक होता है या एग्जाम होता है, अगर तुम्हें 3 घंटे मिल जाए तो बहुत बेटर कर लोगे। लेकिन ऑब्वियसली 3 घंटे नहीं मिल सकते। तुम्हें जो भी करना है विद इन 2 आवर करना है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर
निकलने के बाद या मॉक खत्म होने के बाद तुम्हें कितना भी आता है, क्या आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी करना है विद इन 2 आवर के अंदर ही करना है, और ये प्रैक्टिस मॉक से ही होती है। यूजुअली जैसे ये होता है कि जब भी हम मॉक देने बैठते हैं तो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये एक ईगो इशू आ जाता है, नहीं फर्स्ट करना ही करना है। तो मेन बात है कि 100 में से 100 अगर तुम माइंड मेकअप कर रहे हो कि तुम्हें 100 में से 100 करके आना है, तो 100 में से 100 अगर करते हो, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो फर्स्ट रैंक क्रॉस होके फर्स्ट के बाद क्या पहले क्या आता है 0, और 0 के बाद क्या आता है नेगेटिव, तो तुम्हारी रैंक नेगेटिव में आने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। तो कंपटीशन में 100 आउट ऑफ 100 के मूड में बिल्कुल मत रहो। फर्स्ट क्वेश्चन तुमने जैसे ही देखा, अगर कंफर्टेबल नहीं हो और तुम्हारी इनर कॉन्शियस बता देती है लेकिन हम वो आवाज सुनना नहीं चाहते, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तुरंत बिल्कुल स्विच करो, और जो तुम्हारे कंफर्टेबल टॉपिक्स हैं उस पे ही तुम फोकस करो और वहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 10th क्वेश्चन पे कंफर्टेबल हो, 1 से 9 तक का लालच बिल्कुल मत करो, बिकॉज तुम्हें 100 में से 100 नहीं करना है। आउट ऑफ 1000 मार्क्स अगर तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो मॉक देना, अगर तुम्हारे 300 400 का भी स्कोर आ रहा है तो एक ठीक ठाक स्कोर है। और ये प्रैक्टिकल बात ध्यान रखना कि जैसे तुम्हें पता होना चाहिए, इस बार साउथ NIT ही पेपर कंडक्ट कराएगा, तो ये मान के चलो अगर साउथ से कोई पेपर कंडक्ट कराता है तो अबव एवरेज पेपर रहने वाला है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो एक स्कोर 500 का स्कोर बिल्कुल सेफ साइड होगा अगर पेपर अबव एवरेज या जिसको तुम डिफिकल्ट बोल सकते हो, अगर ऐसा पेपर आता है। और इस स्कोर को पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि नहीं 500 बोला है सर ने तो 500 को ही रखना है। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल तो तुम डिसाइड कर ही सकते हो कि पेपर एवरेज है, इजी है कि डिफिकल्ट है। जैसे कि हम लोग INPS में पेपर कंडक्ट कराते हैं तो यूजुअली पेपर का एवरेज, पेपर का जो लेवल होता है थोड़ा अबव एवरेज ही रहता है, जिससे तुम उस चीज के यूज टू हो पाओ। ऐसा ना हो कि तुमने तैयारी जो करी है वो बहुत आसान की करी है और पेपर अचानक से डिफिकल्ट आ गया, तो वहां पे बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते। तो डिफरेंट टाइप के मॉक हम लोग भी कंडक्ट कराते रहते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि जो भी करना है तुम्हें विद इन 2 आवर ही करना है, और ये माइंड से बिल्कुल हटा दो, लालच वाली प्रवृत्ति बिल्कुल हटा दो। करेंगे तो सब कुछ करेंगे वरना कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस वजह से तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो जिस भी टॉपिक में, जिन भी टॉपिक में तुम कंफर्टेबल हो, लाइक रीजनिंग में कंफर्टेबल हो तो पहले रीजनिंग से स्टार्ट करो, या मैथ्स में कंफर्टेबल हो या कंप्यूटर में कंफर्टेबल हो, तो ये बात बिल्कुल 100% अपने दिमाग से हटा दो कि तुम्हें आउट ऑफ 1800 मार्क्स लाने, 900 मार्क्स लाने। हो सकता है वो भी धीरे धीरे करके आ जाएंगे, या काफी बच्चे हैं जिनके आ भी रहे हैं, लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे आ भी रहे हैं उनको रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाना है। और कंपटीशन और रेगुलर एग्जाम जो तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के एग्जाम होते हैं, वहां पे एक बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। अगर कोई भी बच्चा आज 0 भी है, आज की डेट, आज से भी अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट तुम्हें 9th लेवल की मैथ्स आनी चाहिए। तो अगर आज तुम्हारा स्कोर 0 भी है और कंटिन्यूसली तुम 5% भी इंप्रूव कर रहे हो तो तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आज की डेट में 800 700 स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 1000, लेकिन आज से वो पढ़ाई बंद कर दे तो उसका 100% सेलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तुम सभी को। सो स्लाइड में आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा इजी वर्सेस डिफिकल्ट या इजी वर्सेस एवरेज क्वेश्चंस, उसमें कौन से हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे मेन चीज है कि तुम्हें अपने लालच की जो टेंडेंसी है वो रिमूव करनी होगी। बिल्कुल तुम स्किप करो क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करो। अगर तुम्हारा एक ऑप्टिमम लेवल तुम चाह रहे हो कि 500 मार्क्स आ जाए तो ऑब्वियसली 50% पेपर तुम्हें छोड़ना ही है। तो हम इनिशियली, खासतौर से इनिशियली फर्स्ट 10 मिनट में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस ही पिक करेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रैप होते हैं, बिल्कुल भी उसके चक्कर में मत फंसो। और यहां पे एक रूल ऑफ 3 होता है, इनिशियली रूल ऑफ 3 लगाओ। जैसे पहले ऑफलाइन पेपर होते थे तो फटाफट पलट के देख लेते थे स्टूडेंट कि कहां पे कौन सा क्वेश्चन आया, लेकिन अब 120 क्वेश्चन तुम कंप्यूटर में स्किप करोगे तो उसी में 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो रूल ऑफ 3 ये है कि एटलीस्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक बार शफल करके देख लो, स्किप करके देख लो। उनमें से जिन क्वेश्चन में तुम कंफर्टेबल हो वही क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। और इवन तुम चाहो तो फर्स्ट रूल ऑफ 5 भी लगा सकते हो, पहले 5 क्वेश्चन तुम स्किप करके देखो, उसमें से जिसमें तुम मोस्ट कंफर्टेबल हो वही क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। और
जो भी टेस्ट है या जो भी एग्जाम है या जो भी मॉक है, उसका फर्स्ट 10 to 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन, या उसको हम बेटर वे में बोले कि मेथड ऑफ रिजेक्शन, तुम्हारा मेथड ऑफ रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मेथड ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन में हम कई बार गलत चीजें भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेथड ऑफ रिजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कि क्या चीज हमें नहीं करनी है। तो इस चीज को डिफाइन कर लो, और इसके लिए बड़ी हिम्मत और बड़ा करेज लगता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तुमने देखा, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये करना है कि नहीं करना है, डिफिकल्ट है कि इजी है, इतना आई थिंक पढ़ाई करी होगी तुमने। तो अगर तुम्हें 1% भी लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, तो ये मान के चलो तुम बिल्कुल 100% सही हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही इशारा कर रहा है। तुम्हें वही 5 से 10 क्वेश्चन शुरुआत के 15-20 मिनट में पिक करने हैं, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, या वॉट तुम सेक्शन भी स्विच कर सकते हो। तुम मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं, तुम रीजनिंग में चले जाओ, वहां पे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पिक कर लो जम कर करके, जो तुमसे सॉल्व हो जाए, 100% उसका आंसर आ जाए। बिकॉज यूजुअली यही होता है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन गलत है, तुमने मेथड ऑफ रिजेक्शन नहीं लगाया है इनिशियली, अगर 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए नॉन स्टॉप, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, स्पीड भी जीरो हो जाती है। लेकिन अगर तुमने मेथड ऑफ रिजेक्शन या मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रॉपर लगाया है, तुमने पेपर में इजी क्वेश्चन पिक करे हैं पहले करने के लिए, और सपोज कर लो 10 से 15 मिनट में तुमने 10-12 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकाल लिए, कॉन्फिडेंटली निकाल लिए, तो तुम्हारी स्पीड भी डबल ट्रिपल हो जाएगी, एक्यूरेसी भी डबल ट्रिपल हो जाएगी, और कॉन्फिडेंस भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम में मेथड ऑफ रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे तुम्हारे स्कोर पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। और किसी भी क्वेश्चन पे लालच नहीं करना है, बिकॉज मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हें आधा ही पेपर करना है, आधे पेपर को रिजेक्ट करना है और आधे पेपर को सेलेक्ट करना है। और ग्रेजुअली है, ऐसा नहीं कि इस बात को पकड़ के बैठ जाओ, ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है तुम्हारा, तो परसेंटेज बढ़ा सकते हो। 800-900 तक भी स्कोर लाते हैं स्टूडेंट, लेकिन अचानक से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज तुमने मॉक टेस्ट ज्वाइन करा और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करा और अचानक से तुम्हारा 700-800 स्कोर आना स्टार्ट हो जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज ग्रेजुअली करो, धीरे धीरे करो, और धीरे धीरे जो चीज अचीव होती है वो कंसिस्टेंट होती है, परमानेंट होती है। और अचानक से जो चीज मिलती है वो इनकंसिस्टेंट और परमानेंट नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। सो स्टूडेंट, जैसा कि तुम लोगों को दिख रहा है, ये स्ट्रैटेजी इनिशियली इसको फॉलो करने की कोशिश करो, 70-30-15-5। ये स्ट्रैटेजी हमने देखा है यूजुअली स्टूडेंट के काम आती है। तो अभी जो मॉक हो रहे हैं ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यहाँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके तुम देख सकते हो, उसकी एनालिसिस करके देख सकते हो कि किस स्ट्रैटेजी का तुम्हें बेस्ट आउटपुट मिलता है। और ये चीज यूनिक होती है, ऐसा नहीं कि सब जो भी बात बोली जा रही है इन जनरल नहीं होती है। तुम डिफरेंट चीजें अप्लाई करके देख सकते हो, जिससे तुम्हें बेस्ट आउटपुट मिलेगा, उस चीज को तुम ऑप्ट कर सकते हो। और एक अलग से रजिस्टर जरूर बना लो, जहां पे तुम्हारे मॉक की एनालिसिस, तुम्हारे मॉक के ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें उस रजिस्टर में होनी चाहिए। क्वेश्चंस एज वेल एज तुम्हारे जो बिहेवियर के चेंजेस हैं वो भी होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 70-30-15-5 ये आइडियल कंडीशंस हैं। लाइक 70 मिनट तुम्हें देने होते हैं मैथ्स को, 30 मिनट देने होते हैं रीजनिंग को, 15 मिनट देने होते हैं कंप्यूटर को, एंड 5 मिनट देने होते हैं इंग्लिश को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मैथ्स में ही लगे रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस है वो मैथ्स का ही है। तो वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हें स्टॉप लगाना होगा। क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो भी तुम्हें इमीडिएटली स्विच करना होगा रीजनिंग पे, और ये एक बहुत हिम्मत वाला काम होता है। और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम मॉक में वो एक्सपेरिमेंट करें। तुम सोचोगे एग्जाम में, डायरेक्टली रियल एग्जाम में जाकर के हम वो चीज कर पाए तो पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल कंडीशन ये हो सकती है, हाँ इसमें 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या वीक सब्जेक्ट। लेकिन मिनिमम तुम्हें अगर निमसेट में सेलेक्ट होना है तो 60 मिनट तो तुम्हें मैथ्स को देने ही होंगे। हाँ ठीक है, आज प्रिपेयर नहीं है, लेकिन 6 मंथ है, अगर तुम चाहोगे तो बहुत आराम से 11-12 तक की मैथ्स बहुत इजीली कर सकते हो। तो इस कंडीशन को लिख लो, और ध्यान रखना बिल्कुल रिजिड नहीं होना है, 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, योर रिजल्ट, योर स्कोर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। 70 मिनट मैथ्स को, 30 रीजनिंग को, 15 कंप्यूटर को, एंड 5 मिनट फाइनली इंग्लिश को जरूर देने। और बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश स्किप कर देते हैं, तो एटलीस्ट मॉक में तो अटेम्प्ट करो ही इंग्लिश। वहां पे जो वोकैबुलरी आ रही है या एनालिसिस से जो सीख रहे हो, एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस तो तुम्हें आने चाहिए।
और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के, इंग्लिश के लिए सबसे आसान है, जितने प्रीवियस ईयर के 2008 से 2023 तक के क्वेश्चन आए उसको लगा डालो, तो इंग्लिश को भी ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल ही साइड में रखो, क्योंकि वहां से भी मार्क्स स्कोर होते ही हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया और ये तुम लोग अपने फर्दर मॉक में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आइडियल ऑर्डर हो। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कोई कुछ बोल रहा है उसी चीज को टू द पॉइंट तुमने कॉपी कर लिया। ये पूरी तरह से पर्सनलाइज होना चाहिए, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, कस्टमाइज कर सकते हो उस चीज को। लाइक हो सकता है मेरी मैथ्स उतनी अच्छी ना हो या मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, हम रीजनिंग में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो ऑब्वियसली तुम रीजनिंग से स्टार्ट करो फिर मैथ्स में आ सकते हो। और ऐसा कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं होता है कि हम पहले मैथ्स ही करें फिर रीजनिंग करें फिर कंप्यूटर करें फिर इंग्लिश करें। ये चीज तुम्हें खुद के एक्सपीरियंस सीखनी होगी, डिफरेंट मॉक देने होंगे, 10 से 15 मॉक दो और तुम अपना ऑर्डर जज करो कि तुम्हारे लिए ये परफेक्ट सिचुएशन है, पहले रीजनिंग करना फिर कंप्यूटर करना फिर मैथ्स करना एंड लास्ट में इंग्लिश करना या पहले इंग्लिश करना। तो ये पूरी तरह से पर्सनलाइज होना चाहिए, किसी भी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और बच्चे यूजुअली ये होता है कोचिंग वगैरह में, टॉपर्स जो अच्छा स्कोर ला रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करो। तुम यूनिक हो, तुम जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, तो ये सारे डिसीजन तुम्हारे होने चाहिए और खुद डिसाइड करो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम ऑर्डर डिसाइड करोगे और 4 से 5 मॉक में उसको अप्लाई करके देखो। अगर बेटर है तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करो या उसको फिर से शफल करके देखो। हो सकता है आज तुम्हारा रीजनिंग स्ट्रांग है, कुछ 2-3 महीने पढ़ने के बाद तुम्हारा मैथ स्ट्रांग हो जाए। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे, इसमें बिल्कुल रिजिड नहीं रहना है, टू द पॉइंट उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हुए रहना है। जो डिफरेंट मॉक देते हो और 30, 40, 50 मॉक अगर दे लेते हो तो बहुत आइडिया लग जाता है। और जैसे कि आईएनपीएस में भी होता है, हम लोग जनवरी फरवरी से जो एक्चुअल एग्जाम होते हैं, निमसेट के जो एक्चुअल पेपर हैं वो भी एज अ मॉक कराते हैं, तो उससे भी बच्चों को काफी आइडिया लगता है कि एक्चुअल पेपर में किस तरह का ऑर्डर रखना चाहिए या किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो भी ऑर्डर है सेक्शन वाइज वो तुम खुद अपना डिसाइड करो, किसी से इन्फ्लुएंस होके ये डिसीजन नहीं लेना। सो स्टूडेंट, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि अगर याद करो, मैथ सॉल्व कर रहे हो तो मैथ्स की एक ब्यूटी होती है उसकी सिमेट्री। मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन अगर होमवर्क में करते हो और घर पे सॉल्व करते हो या कुछ भी प्रैक्टिस के लिए करते हो, तो मैथ्स में अगर सिमेट्री नहीं है इट मीन उसका आंसर नहीं आएगा। आई होप जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। मैथ्स मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, चीजों को रिड्यूस करना। लाइक कोई स्टेप तुमने या कोई फॉर्मूला लगाया और वो एक्सप्रेशन इतना था और एक्सपैंड होके इतना हो गया, इट मीन्स तुम्हारा आंसर नहीं आना है। और जैसा कि तुम्हें पता है निमसेट एग्जाम में 120 क्वेश्चन 120 मिनट होते हैं, या इन जनरल भी मान लो मैथ्स में अगर तुम कंसेप्ट क्लियर है, चीजें आती हैं, फॉर्मूला आता है, तो किसी भी क्वेश्चन को अगर करते हो तो हार्डली अगर वो होना होता है तो 2, 3, 4, बहुत ज्यादा 5 मिनट, किसी भी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। अगर होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना है तो फिर तुम उसको आधे घंटे 1 घंटे बैठ के देखते रहोगे, कुछ नहीं हो सकता उसमें। और जैसा कि काफी बच्चे बोलते हैं और ये उनका मिसकंसेप्शन होता है, किसी भी एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं और आधे घंटे 1 घंटे सोचते रहते हैं। तो यार इतनी नॉलेज हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी इतनी नॉलेज नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में हम आधे घंटे सोच पाए। तो वो बेसिकली टाइम वेस्टेज है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं और प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, डोंट फॉल फॉर इट, आइडेंटिफाई द ट्रैप लाइक अ प्रो। तो आई होप बात ये समझ में आई होगी, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व होना होता है तो 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाता है। अगर वो अनसिमेट्रिकल हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है क्वेश्चन और कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल जाता है यार इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो बहुत ही स्ट्रांग होके, बहुत ही रिजिड करके उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दो। लेकिन लालच के चक्कर में, चूंकि उसमें 2-3 मिनट इन्वेस्ट कर दिया है, तो इस वजह से उसमें लगे रहते हैं, शायद 0.0001% आंसर आ ही जाए, लेकिन वो एक ट्रैप है जो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। तो बिल्कुल उसको इमीडिएटली छोड़ो, प्रैक्टिकल बनो, प्रोफेशनल बनो और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और ये बात ध्यान रखना कि 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी हम किसी भी क्वेश्चन को डिवोट नहीं कर सकते। हाईएस्ट टाइम जो है वो 5 मिनट है। और कई बार ऐसा होता है कि
2-3 मिनट करने के बाद उसमें हम फंस गए, नहीं कुछ हो पा रहा है, तो डीमोरलाइज हो जाते हैं कि इतना टाइम इसी में वेस्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, या कंटिन्यूस 2-3 क्वेश्चन में ऐसे फंस जाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होगी। लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा, बहुत बार हारोगे, जीतोगे, तो ऐसा नहीं कि हम जीना छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते ही हैं। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और कभी ऐसा अगर होता है कि 2-3 क्वेश्चन में लगातार फंस गए, तो थोड़ा 10 सेकेंड 15 सेकेंड का ब्रेक ले लो। तुम उससे होगा ये कि तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। तुम सीधे सीधे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, 2 या 3 बार सांस लो अंदर, इनहेल करो, एक्सहेल करो, 2 या 3-4 बार कर सकते हो, तो उतने में ही 10-12 सेकेंड हो जाएगा। या अगर कंटिन्यूस 2-3 क्वेश्चन में फंस गए तो 2-3 घूंट पानी पी सकते हो, माइल्ड टेम्परेचर का, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और इन चीजों को एक्सपीरियंस करके देखो, जो चीज यहां एक्सपीरियंस करोगे वही बिहेवियर तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल पे आएगा। तो इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करना, फील करना पेपर में, कि अगर किसी क्वेश्चन को 2 से 3-4 मिनट लग जाते हैं, नहीं होता है तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसमें बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है क्वेश्चन में, ईगो पे नहीं लेना है उसको, इमीडिएटली छोड़ो, उस क्वेश्चन को लात मार दो, तुरंत आगे बढ़ो। और हमें कोशिश यही करनी है कि जिस क्वेश्चन में हम कंफर्टेबल हैं, जहां पे हमारी अंदर से वॉइस आ रही नहीं ये क्वेश्चन करना चाहिए, वही उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। किसी अननेसेसरी ट्रैप में नहीं फंसना है। और कई क्वेश्चन तो जानबूझ के एग्जामिनर एज अ ट्रैप देता है, जैसे निमसेट में कई बार ऐसा होता है कि चारों ही आंसर गलत होते हैं। तो उसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत स्टैमिना होना चाहिए, बहुत करेज होना चाहिए कि ये बात हम समझ जाएं और तुरंत स्विच करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ये एक बॉडी बिल्डर है। अच्छा, रियल लाइफ में अगर ये आके तुमसे बोले कि लड़ना है तुमसे, तो ऑब्वियसली तुम 2 किलोमीटर दूर भाग जाओगे, क्योंकि वहां हमारा कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन जब पेपर की बात आती है तो हम अननेसेसरी, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसमें अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये इस चीज को लेके बहुत प्रोफेशनल होना होगा। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, चूंकि जो पेपर है निमसेट का, वो स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी पे ही बेस्ड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ही बेस्ड है। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम से तुरंत कान पकड़ लो, बिल्कुल मत जाओ। अगर एवरेज क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन ही हम कर लेते हैं तो ही काफी होता है, एक ऑप्टिमम लेवल का स्कोर हम ला सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रेजुअली अगर तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है तो तुम धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके लेस डिफिकल्ट या एक एवरेज मॉडरेट डिफिकल्ट धीरे धीरे बढ़ो। अचानक से डिफिकल्ट प्रॉब्लम में नहीं जाना है। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। और इमेजिन करो ये तुमसे लड़ने आ रहा होगा, तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है क्या करना है तुम्हें। लेकिन वहीं जब प्रॉब्लम में बात आती है, पेपर में बात आती है, तो वहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आई होप ये गलती अब दोबारा से नहीं करोगे तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट गेसवर्क का है। वैसे ये पॉइंट हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मानता नहीं है। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन में गेसवर्क करके ही आता है। लेकिन उस चीज को तुम्हें रिड्यूस करना है डे बाय डे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जा रहे हो, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है। लेकिन फिर भी अगर गेस करना है तो उसमें बेस कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं कि एक्यूरेसी से कैसे गेस करा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस में गेस करना चाहिए। तो सबसे पहला यहां पे जो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एटलीस्ट तुम अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल नहीं करना कि फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर डी। अगर एटलीस्ट 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उस केस में एक बार चांस ले सकते हैं कि 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो अब बचा 50%, तो 50% चांस हो सकता है सही होने का और 50% गलत होने का। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि एक्चुअल पता होना चाहिए, इसकी आर्ट होती है, इसकी साइंस होती है कि कैसे गेसवर्क करा जाता है। और उसमें बेस काफी सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, INPS चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो रिकमेंड ये करा जाएगा तुम मॉक टेस्ट में गेसवर्क नहीं करो, और अगर करना ही है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे जाओ, मेथड ऑफ रिजेक्शन पे जाओ। एज वेल एज अगर तुम्हें गेसवर्क करना है तो अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके इमीडिएटली बाद ही तुरंत गेसवर्क कर लो, क्योंकि अगर बाद में करते हो तो रैंडम गेसवर्क होगा, ब्लाइंड गेसवर्क होगा। अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस समय हो सकता है तुम आंसर के थोड़ा करीब हो, तो बेटर गेसवर्क हो सकता है। बट रिकमेंडेड ये है कि अवॉइड करना चाहिए। और बाकी इस बारे में जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके वीडियोस तुम प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे वेरियस वीडियो हैं जो उस पे बेस्ड हमने बनाए हैं।
तो स्टूडेंट, निमसेट एग्जाम के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर ऑलमोस्ट रिपीटेड पेपर होता है, कहीं ना कहीं बुक में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, तभी तुम्हारी स्पीड और बूस्ट हो सकती है, तुम्हारा एवरेज बढ़ सकता है, तुम्हारा माइलेज बढ़ सकता है। तो उसमें पहला पॉइंट यह है कि जेई मेंस के क्वेश्चन कम से कम 10-20 साल के हर एक टॉपिक के तुम्हें याद होने चाहिए। और इमेजिन करो अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसे मिल गए जो तुम्हें याद हैं, तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारा पेपर निकल जाएगा रॉकेट की तरीके से, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तुम पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली बिना 1 सेकेंड गवाए टिक कर सकते हो। और यहां पे एक पॉइंट और हम बोलना चाहेंगे कि अगर एक बहुत आसान क्वेश्चन भी आ गया, बहुत रटा हुआ क्वेश्चन भी आ गया, सपोज कर लो 2+2, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी को पता है 2+2 4 होता है। तो यहां पे एक लॉजिक होता है, एक पॉइंट होता है जो जरूर नोट कर लेना कि बहुत आसान क्वेश्चन भी आ गया है तो उसको 15 सेकेंड जरूर देने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान या रटा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो हम ओवर एक्साइटमेंट में भी गलत कराते हैं, और ये एक ऐसी गलती है जो तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता था अगर हम नहीं रटा होता तो हम सॉल्व करके सही आंसर निकाल लेते। तो ये गलती मत करना। तो अगर कोई बहुत भी आसान क्वेश्चन आया है तो मिनिमम 15 सेकेंड उसको जरूर दो, मतलब 2 बार 3 बार पढ़ लो कि एग्जैक्टली यही आंसर है कि नहीं है। तो फाइनली यहां पे तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, कई सारे रिजल्ट्स होंगे, बहुत सारा डेटाबेस है जो तुम्हें निमसेट एग्जाम अच्छा करने के लिए याद करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, निमसेट एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि निमसेट के जितने भी PYQs हैं टॉपिक वाइज, वो सारे होने चाहिए। और इससे पहले टॉपिक वाइज बुक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, अब ये बुक अवेलेबल है। बाय द वे उसके राइटर हम ही हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की 16 ईयर सॉल्व पेपर टॉपिक वाइज, और हर एक चैप्टर में तुम्हें पूरी एनालिसिस मिलेगी। तो निमसेट के जितने भी टॉपिक वाइज हैं, जैसे तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ ली तो क्वाड्रेटिक के PYQ सारे कर लो, इवन उसके आंसर्स भी तुम्हें याद होने चाहिए। और जब तुम पेपर दोगे, पिछले 16 सालों में हम देख रहे हैं पेपर में, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, PYQ सेक्शन से, प्रीवियस ईयर से तुम मान के चलो 10% ऑफ पेपर आ जाता है, 10% अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। और 10% बहुत होता है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2023 में ही हमने देखा था करीब 12 से 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस रिपीटेड थे। यहां पे लिखा भी हुआ है मोर देन 12 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इन निमसेट 2023 फ्रॉम PYQ। तो ये PYQ सेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये बुक अगर परचेज नहीं करी है तो बिल्कुल परचेज कर लो अमेजॉन से, क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है तुम्हारे परफॉर्मेंस पे। और जब तुम पेपर दोगे तो क्लियरली देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कम से कम कुछ नहीं तो सारे सब्जेक्ट अगर मिला लें तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम तुम्हें मिलने वाले हैं। जैसे कि 2023 में 12 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ्स के थे। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी तुम लोग। सो स्टूडेंट, स्क्रीन पे रामधारी सिंह दिनकर जो एक जाने माने कवि हैं हिंदी साहित्य के, उनकी मशहूर कविता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इस कविता को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और मेरा मानना है कि आज की डेट में अगर तुम्हारे 0 नंबर भी आ रहे हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ में अगर हम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो आराम से तुम एक ऑप्टिमम लेवल के स्कोर पे जा सकते हो। और अगर करना चाहते हो तो हर कंडीशन पे कर सकते हो। और जो स्टूडेंट नहीं करना चाहता तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज, जो भी फैसिलिटी दी जाए वो नहीं कर पाएगा।